Good morning, good afternoon, good evening. As for you watch this video, this is CS Gaurav Rakeja from Prince Katuria classes, and this is part 2 of RTP CA Foundation Jan 25 Law. Yes, part 1 has already been uploaded और Prince Katuria classes channel. आपको part 1 वहाँ पे मिल जाएगा, and this is part 2. मच मोर एक्साइटिंग क्वेश्चंस आर देयर और इस बार थोड़ा सा स्पीड एनहांस किया हम लोगों ने, क्योंकि पिछले वाले पार्ट में थोड़े कम क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, तो इस पार्ट में थोड़ा स्पीड एनहांस करके बाकी का आरटीपी खत्म कर दिया है। अगर कुछ डिटेल में आप लोगों को पूछना हो, कुछ डिस्कस करना हो सर, तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं और जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ उस पर भी कॉल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए। लेट्स स्टार्ट इट दोस्तों। चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन किसको बिलोंग करता है सर? सोगा को बिलोंग करता है। ठीक है सर, सोगा बोले तो क्या? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। आइए जरा समझते हैं एक बार। इफ आई से सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, तो सर जी हमारा क्वेश्चन नंबर है 9th। अभी तक हमने 2 चैप्टर खत्म कर लिए। कौन कौन से सर? आईआरएफ खत्म कर लिया और आईआरएफ के साथ क्या खत्म कर लिया सर? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 9th क्वेश्चन क्या बोलता है सर? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स हैं और वो डिस्ट्रक्ट हो गए। स्पेसिफिक गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स जो कि पहले से ही डिटरमाइन किए जा चुके हैं सर, that is which are being identified at the time of contract of sale। मतलब जब बातचीत चल रही है तो पार्टीज को पहले से ही पता है कि यही वो गुड्स है जिनको बेचा जाएगा। तो स्पेसिफिक गुड्स अगर डिस्ट्रक्ट हो गए बिफोर मेकिंग ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले, अग्रीमेंट टू सेल या सेल होने से पहले गुड्स डिस्ट्रक्ट हो गए, तो ठीक है ना सर, सेक्शन 7 लगा दो यहाँ पे, एंड द लॉस विल फॉल ऑन सेलर। ऑब्वियसली लॉस किसके ऊपर फॉल करेगा सर? सेलर के ऊपर फॉल करेगा सर। उसके बाद आफ्टर द अग्रीमेंट टू सेल, अग्रीमेंट टू सेल क्या है सर? अग्रीमेंट टू सेल मतलब ओनरशिप विल गेट ट्रांसफर्ड एट अ फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। और आपको पता है सोगा के हिसाब से सर, रिस्क मूव्स विद द ओनरशिप। रिस्क किसके साथ मूव करता है सर? ओनरशिप के साथ मूव करता है सर, हमें पता है सर। तो जहां पे अभी तक ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर ट्रांसफर नहीं हुई है, द रिस्क ऑफ लॉस फॉल्स ऑन क्या? सेलर ओनली। और जहां पे ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, द रिस्क गेट्स शिफ्टेड टू क्या? बायर। रिस्क किसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है सर? बायर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है सर। तो जहां पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, द रिस्क स्टिल फॉल्स ऑन द सेलर, और जहां पे ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, द रिस्क गेट्स शिफ्टेड टू क्या? बायर। बात समझ में आई? यस सर, हमें बात समझ में आ गई। तो इन दोनों ही केसेस में 7 और 8 में इफेक्ट क्या होगा? द रिस्क ऑफ लॉस still falls on seller because ownership has not yet transferred। so आइए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा पेस अप करते हैं ताकि हम टाइमली इसको खत्म कर सके। सर व्हाट आर द implied conditions in a contract of sale by sample? ओह, सेल बाय सैंपल क्या होता है सर? सर सेलर हैज शोन यू अ सैंपल व्हिच यू हैव अग्रीड, व्हिच द बायर अग्रीड कि हाँ जनाब मुझे यही सैंपल चाहिए। तो सेल बाय सैंपल का कुछ कंडीशंस होता है, इंप्लाइड कंडीशंस, दैट द बल्क ऑफ द गुड्स मस्ट बिलोंग टू द क्या? सेम क्वालिटी। कि जो सैंपल दिखाया था सेलर ने उसी क्वालिटी के गुड्स होने चाहिए सर, एंड द बायर मस्ट बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू चेक द गुड्स बिफोर टेकिंग द क्या? डिलीवरी। इफ दीज कंडीशंस गेट सैटिस्फाइड, देन द रिस्क ऑफ लॉस विल फॉल ऑन द क्या? buyer, because buyer has purchased the goods by sample and the seller has provided the same sample, same quality of goods, and he has given the buyer a reasonable opportunity to check the goods। और इसने buyer को एक reasonable opportunity भी दिया, किस चीज का? to check the goods। आइए देखते हैं ध्यान से क्या लिखा है सर। Under Sale of Goods Act 1930 also state the implied warranties operative under the act। अब इसमें जनरली वो जो implied warranty है वो बता दो एक बार। इंप्लाइड वारंटीज, तो पहला बोल रहा है कि इंप्लाइड कंडीशन बताओ किसके रिगार्डिंग? सेल बाय सैंपल। और इंप्लाइड वारंटीज ओवरऑल बतानी है। चलो एक बार देख लेते हैं, जरा ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, गौर कीजिएगा सर। आई सर लिखा हुआ है यहाँ पे सेल बाय सैंपल। तो अगर सेल बाय सैंपल की बात करें तो क्या लिखा है सर? सर सेल बाय सैंपल की कुछ इंप्लाइड कंडीशंस है। पहला, द बल्क ऑफ द गुड्स, जो गुड्स सप्लाई हुए हैं, शेल कॉरेस्पॉन्ड टू द क्या? शेल कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल। जो सैंपल सेलर ने दिखाया था, गुड्स उन्हीं को बिलोंग करने चाहिए। द बायर मस्ट बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द क्या? सैंपल। और तीसरा क्या बोलता है? द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स।
द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम क्या, डिफेक्ट्स, रेंडरिंग देम अनमर्केंटेबल, मतलब ऐसे डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से गुड्स क्या हो जाए सर, मर्केंटेबल क्वालिटी से बाहर चले जाएं सर। पक्की बात है सर। तो 3 कंडीशन हो गई। अब इंप्लाइड वारंटीज तो जनरल है ना, क्या सर, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन किसका, बायर का सर। सर पहला वारंटी, सर आपको पता है ना कंडीशन और वारंटी क्या होता है सर, कंडीशन व्हिच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस एंड व्हिच इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस होता है वारंटी होता है। कंडीशन का ब्रीच होता है तो बायर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकता है, लेकिन अगर वारंटी का ब्रीच होता है तो बायर सिर्फ क्या क्लेम कर सकता है, कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। सुनिएगा सबसे पहला क्या है सर, सबसे पहला है वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, वारंटी एज टू क्या, अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। जरा ध्यान से और अच्छे से मेरी बात सुनना। अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन का मतलब क्या है सर, कि इंप्लाइड वारंटी है, क्वाइट पोजीशन आप क्या एक्सपीरियंस करोगे। अगर बायर का पोजीशन में कोई और थर्ड पार्टी इंटरफेयर करने आता है या बायर को कुछ इनकन्वीनियंस होता है क्योंकि सेलर ने गुड्स बायर को भी और किसी और को भी बेच दिए थे सर, तो सर if there is an interference in the position of the buyer then buyer can claim compensation from the seller कि मेरे को परेशानी हो रही है, compensate me, simple। तो पहला इंप्लाइड वारंटी, वारंटी एज टू क्वाइट पोजीशन और अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। दूसरा क्या है, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंसेस। एनकम्ब्रेंसेस का मतलब होता है लोन्स एंड चार्जेस, लोन्स एंड क्या, चार्जेस। सर आपके इस ट्रांजैक्शन के ऊपर जो गुड्स सेल किए हैं आपने बायर को, उसके ऊपर कुछ भी लोन्स और चार्जेस नहीं होने चाहिए। अगर वो आपने गिरवी रखे हुए कहीं और तो सर आप ही उसको पे करेंगे, क्योंकि आपने बायर को बताया नहीं बेचने से पहले, तो आप ही उसको पे करेंगे सर। और यू विल आल्सो पे कंपनसेशन टू द बायर फॉर द इनकन्वीनियंस। आप बायर को कंपनसेशन पे करेंगे किसके लिए सर, इनकन्वीनियंस के लिए। तो पहला क्या है, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, और दूसरा क्या है, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्ब्रेंसेस, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ क्या, इनकम्ब्रेंसेस। तो ठीक है सर, मेरे पास पहला क्या है, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्ब्रेंसेस सेकंड हो गया, और पहला क्या है, वारंटी एज टू क्वाइट पोजीशन। सर कोई भी लोन्स एंड चार्जेस नहीं होने चाहिए। तीसरा क्या बोलता है सर, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस। यहां तक कर लीजिए, क्वालिटी और फिटनेस का मतलब बता देता हूं क्या है, ध्यान से। सर जिस पर्पस के लिए बना है गुड्स वो पर्पस को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे कि मेडिसिन, डिस्प्रिन किसके लिए बना है, सिर दर्द को ठीक करने के लिए। अगर क्वालिटी डिटेरियोरेट हो गया है एंड नाउ इट इज नॉट केपेबल ऑफ ट्रीटिंग द पेशेंट, तो बता दीजिए सर, बता दीजिए सर, बिकॉज अ पर्टिकुलर पर्पस में बी अटैच्ड विद द गुड्स। और अगर किन्हीं भी गुड्स के साथ पर्टिकुलर पर्पस अटैच किया जाता है या अटैच हो सकता है, then you have to fulfill, then the goods concerned must fulfill that purpose. And if the goods doesn't fulfill the purpose, if the goods doesn't fulfill the purpose, तो याद रखिएगा जनाब, याद रखिएगा सर, implied warranty का ब्रीच हो जाएगा and the buyer can claim compensation from the क्या, seller। ठीक है सर। उसके बाद सर डिस्क्लोजर एज टू डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स होता है ना सर, परफ्यूम के पीछे, ड्यू के पीछे लिखा होता है, डिओड्रेंट के पीछे हाईली इन्फ्लेमेबल, कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ द चिल्ड्रन, हाईली इन्फ्लेमेबल, कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ द क्या, चिल्ड्रन। सो यू हैव टू डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स, यू हैव टू डिस्क्लोज द डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स एंड इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन डिस्क्लोजर ऑफ द डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स, तो उस केस में क्या होगा सर, सर उस केस में होगा ये कि सर अगर नॉन डिस्क्लोजर की वजह से बायर को कुछ लॉस बियर करना पड़ा, उसका कुछ नुकसान हो गया, नाउ द बायर कैन क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम द क्या, सेलर। सो हियर वी आर 3 इंप्लाइड कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल एंड 4 इंप्लाइड वारंटीज। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। और जैसा कि मैंने बोला थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 11 है शुभांगी, अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनना सर। शुभांगी वेंट टू अ ज्वेलरी शॉप, ठीक है सर जी, and asked the sales girl to show her diamond necklace with sapphire stone। एक नेकलेस जो कि कौन से स्टोन से मिलके बना है सर, sapphire stone। ठीक है सर, चलिए इफ आई से व्हाट इज sapphire stone, तो येलो सफायर, ब्लू सफायर, ऐसा सफायर स्टोन होता है कलर। ठीक है सर, लाइक कीमती पुखराज है ना। चलो कोई बात नहीं, अभी इतना डिटेलिंग में नहीं जाते सर, हमें क्या करना, बस येलो सिर्फ सफायर स्टोन याद कीजिए कि शुभांगी और सफायर स्टोन।
बस ये याद कर लीजिए कि शुभांगी गई ज्वेलरी शॉप में और उसको बोला कि मुझे एक नेकलेस चाहिए सफायर स्टोन से बना हुआ एकदम. द ज्वेलर टोल्ड हर दैट वी हैव अ लॉट ऑफ डिजाइन ऑफ डायमंड नेकलेस बट विद क्या, ब्लू स्टोन्स. येलो स्टोन से नहीं है, ब्लू स्टोन से है. ठीक है, मतलब सफायर स्टोन नहीं है मेरे पास, क्या है, ब्लू स्टोन है. ऐसा कौन बोला? ऐसा ज्वेलर बोला. किसको बोला? शुभांगी को बोला. शुभांगी को डायमंड नेकलेस चाहिए था लेकिन सफायर स्टोन के साथ चाहिए था. लेकिन भैया ज्वेलर बोला कि हमारे पास डायमंड नेकलेस के डिजाइन है लेकिन वो ब्लू स्टोन के साथ है. इफ शी चूजेस फॉर हरसेल्फ एनी स्पेशल डिजाइन ऑफ डायमंड नेकलेस विद ब्लू स्टोन्स दे विल रिप्लेस द क्या, ब्लू स्टोन विद सफायर स्टोन. ज्वेलर बोला तू पसंद कर ले ब्लू स्टोन वाला, हम ब्लू स्टोन निकाल के वहां पे क्या लगा देंगे, सफायर स्टोन लगा देंगे. बट फॉर द सफायर स्टोन दे विल चार्ज सम एक्स्ट्रा कॉस्ट. ऑब्वियसली शुभांगी ने बोला ठीक है. उसने एक डिजाइनर नेकलेस लिया एंड पेड फॉर इट. शी ऑल्सो पेड द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ सफायर स्टोन. एक्स्ट्रा कॉस्ट भी पे कर दिया. द ज्वेलर रिक्वेस्टेड हर टू कम बैक आफ्टर अ वीक लेटर फॉर डिलीवरी ऑफ दैट नेकलेस. सर एक हफ्ते के बाद जब नेकलेस तैयार हो जाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट तब ये बनेगा सेल. अभी क्या है सर? अभी है अग्रीमेंट टू सेल. अग्रीमेंट टू सेल बोले तो अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है. अभी तक ओनर कौन है? सेलर है. तो ये अग्रीमेंट टू सेल है और अग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी जब सर्टेन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो मेंशन है वो फुलफिल हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी. और अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई then only this agreement to sell will get converted into sale and the buyer will become the owner. अभी क्या, when she came after a week, शुभांगी ज्वेलर के पास जब एक हफ्ते बाद पहुंची और उसको ब्लू स्टोन की जगह सफायर स्टोन वाला नेकलेस चाहिए था जिसके लिए उसने एक्स्ट्रा कॉस्ट और प्राइस दोनों पे कर दिया. ठीक है सर. She noticed that due to sapphire stones, the design of the necklace has been completely disturbed. क्योंकि ब्लू स्टोन हटा के सफायर स्टोन लगाने के बाद जो डिजाइन है वो खराब हो गया. अब मुझे एक बात बताइए, आप लोग बताइए, ऑडियंस बताइए भैया, क्या आप ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि ज्वेलर बोल रहा है कि ब्लू स्टोन हटवा के मैं सफायर स्टोन लगवा दूंगा, तो क्या आप ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि सफायर स्टोन के बाद डिजाइन खराब हो जाएगा? मैं तो नहीं एक्सपेक्ट करूंगा क्योंकि ज्वेलर ही तो मुझे बोला कि सर मैं पक्का पक्का ब्लू स्टोन हटा के सफायर स्टोन लगा दूंगा. सो आई विल एक्सपेक्ट ना कि वहां पे सफायर स्टोन क्या लगेगा, अच्छा लगेगा. वहां पे सफायर स्टोन क्या लगेगा, अच्छा लगेगा. आई विल एक्सपेक्ट दिस ओनली कि वहां पे सफायर स्टोन क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, मस्त लगेगा एकदम. ठीक है सर. Now she wants to terminate the contract. Yes, अभी तक ये agreement to sell था और conditions पूरी हुई नहीं है तो सेल में कन्वर्ट होगा नहीं, तो she can terminate the contract. She can terminate the क्या, contract. तो क्या पैसा क्लेम कर सकती है वापस? Yes, पैसा क्लेम कर सकते हैं. State with reasons whether Shubhangi can recover the amount from the jeweler. Yes, Shubhangi can recover the amount from the jeweler as this is only an agreement to sell only and as the conditions not get fulfilled, so this will not get converted into क्या, sale. तो ये सेल में कन्वर्ट होगा नहीं. अभी भी ये क्या है, अग्रीमेंट टू सेल है, सो दिस विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू अ वैलिड सेल. तो ये सेल में कन्वर्ट नहीं होगा. तो इसीलिए शुभांगी क्या कर सकती है, अपना अमाउंट रिकवर कर सकती है. ठीक है, आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है सर व्हाट वुड बी योर आंसर, वुड बी योर आंसर इफ ज्वेलर सेज दैट ही कैन चेंज द क्या, डिजाइन बट ही विल चार्ज एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ द सेम. नहीं, अगर डिजाइन चेंज करना है तो भी शुभांगी से वो एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज नहीं कर सकता. तो दिस इज द आंसर. एक बार चेक कीजिएगा, डाउट नहीं आएगा. आई गारंटी दिस. एक बार रीड कीजिएगा सर. ठीक है, डन. आइए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं सर. मस्त है एकदम. क्या लिखा है गौर कीजिए सर. देखिए, जे अ होलसेलर ऑफ अ प्रीमियम बासमती राइस डिलीवर्ड ऑन अप्रूवल 100 bags. अप्रूवल मतलब सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस. सेल्स ऑन क्या, रिटर्न बेसिस. ठीक है सर. बोला सर कितना, 100 bags 10 kg का एक था. किसने, जे ने डिलीवर किया. किसको, आर को, एक रिटेलर को. ठीक है, दुकानदार को. जे क्या है, होलसेलर है. तो होलसेलर ने रिटेलर को 100 बैग्स दिए और एक बैग में कितने राइस थे, 10 किलो राइस थे. ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस. वो अप्रूवल हाँ आ गया ना, पहले ही सेल ऑन रिटर्न है. ठीक है, और कितना टाइम होगा बायर के पास वापस करने का, मंथ, मतलब 30 डेज का टाइम होगा. आगे सुनिए. द नेक्स्ट डे द रिटेलर सोल्ड 5 bags ऑफ राइस टू अ रेगुलर कस्टमर के. 100 बैग्स आए थे,
भैया रिटेलर ने कितने बैग्स आगे ट्रांसफर कर दिए, आगे बेच दिए? सर रिटेलर ने 5 बैग्स आगे बेच दिए सर। ठीक है सर। अ वीक लेटर के इन्फॉर्म्ड द क्या? रिटेलर दैट द क्वालिटी ऑफ राइस वाज नॉट एज पर द क्या? प्राइस। सो के इन्फॉर्म्ड द रिटेलर दैट द क्वालिटी ऑफ राइस वाज नॉट एज पर द क्या? प्राइस। अब जो बायर था के, उसने बोला कि क्वालिटी ठीक नहीं है, प्रीमियम बासमती राइस आपने बोला था, द क्वालिटी इज नॉट गुड। अभी जो रिटेलर है वो भी सारा का सारा माल जे को वापस करना चाहता है, क्योंकि के ने 5 बैग्स वापस कर दिए। ठीक है सर जी, इंक्लूडिंग द 4 बैग्स नॉट यूज्ड बाय क्या? के ने एक पैकेट तो खोला होगा ना क्वालिटी चेक करने के लिए, तो 4 अनयूज्ड पैकेट है, तो के ने तो वापस कर दिया। अब जो है अभी बेसिकली सर यहाँ पे जो रिटेलर है वो भी सारा माल 100 बैग्स वापस करना चाहता है, इंक्लूडिंग 4 अनयूज्ड बैग्स बाय के। क्या रिटेलर ऐसा कर सकता है? सर इसका आंसर मिलेगा और बहुत बढ़िया मिलेगा। सो एज पर द प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इन केस ऑफ सेल ऑन रिटर्न बेसिस, बायर बिकम्स द ओनर इन द फॉलोइंग 3 केसेस। बायर ओनर बन जाता है कितने केसेस में? 3 केसेस में। बायर बिकम्स द ओनर इन द फॉलोइंग 3 केसेस। पहला केस बोलो सर। पहला केस है ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड। अगर 30 दिन तक कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं होता, 30 दिन तक वापस नहीं होते गुड्स, तो जैसे ही टाइम पीरियड एक्सपायर होता है बायर बिकम्स द क्या? ओनर। नाउ द लॉस, रिस्क ऑफ लॉस विल फॉल ऑन बायर। एक एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाए, मतलब 30 दिन एक्सपायर हो जाए, तो बायर बिकम्स द क्या? ओनर। दूसरा, if he specifically accepts the goods within the time period prescribed, 30 दिन के अंदर, 10 दिन के बाद ही फोन करके बोलता है सेलर को, भैया 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 मैंने गुड्स को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। मैंने गुड्स को क्या कर लिया? एक्सेप्ट। तो एक, if the buyer does not deny the goods within the क्या? prescribed period of time, अगर prescribed period of time के अंदर बायर गुड्स को डिनाई नहीं करता, एक बात। दूसरी बात, if he accepts the goods specifically within the prescribed period of time, अगर prescribed period of time में वो goods को क्या कर लेता है? accept कर लेता है। तीसरा, if he does anything which is contrary to the ownership of the क्या? seller, वो ऐसा कुछ कर देता है which is contrary to the ownership of the क्या? seller, जो seller की ownership के क्या है? against है। if he does anything which is contrary to the ownership of the क्या? seller, मतलब अगर वो गुड्स को फर्दर सेल कर देता है। तो 3 केसेस में सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे द बायर बिकम्स द ओनर। द बायर बिकम्स द क्या? ओनर। बायर गुड्स का ओनर बन जाता है 3 सर्कमस्टांसेस में जनाब। एक, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड, जो टाइम पीरियड दिया है वो एक्सपायर हो जाता है और उस पीरियड के अंदर बायर डजंट रिटर्न बैक द गुड्स, बायर गुड्स को रिटर्न बैक नहीं करता है। दूसरा, इफ ही स्पेसिफिकली एक्सेप्ट्स द गुड विद इन द टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड, और if he does anything, if the buyer does anything which is contrary to the ownership of the seller, buyer ने फर्दर बेच दिया तो वो ओनर बन जाएगा, मतलब उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए। 100 में से 5 बैग सेल कर चुका है, so the buyer, that is retailer, becomes the owner of 5 bags. 5 bags का ओनर बन गया। कौन? रिटेलर। So he cannot return those 4 unused bags. 4 unused bags को रिटर्न नहीं कर सकता, but he can return the क्या? 95 bags and take the money back from the wholesaler, that is J. तो जे होलसेलर अभी भी ओनर होगा 95 बैग्स का, क्योंकि उसमें तीनों में से एक भी कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हुई है सर। तो 95 बैग्स को वापस करके जो रिटेलर है वो अपना पैसा वापस ले सकता है। पक्का? चलिए, करेक्ट है सर। सो होप यू अंडरस्टूड इट। आइए देखते हैं सर। फिर बोलता है मिसेस कंचन, अगला है मिसेस कंचन वेंट टू द लोकल राइस एंड व्हीट होलसेल शॉप। ठीक है, राइस एंड व्हीट होलसेल शॉप पे गया एंड आस्क्ड फॉर 100 kgs ऑफ बासमती राइस। कितने राइस के लिए बोला सर? 100 kgs ऑफ बासमती राइस। द शॉपकीपर कोटेड द प्राइस 125 पर kg। कितना मांगा कंचन जी ने? 100 kg राइस मांगा और सेलर ने कितना कोट किया? ₹125 पर kg। कितना सर? 125 पर kg कोट किया। टू विच शी अग्रीड, कंचन जी ने उस पे क्या कर दिया? अग्री कर दिया। मिसेस कंचन इंसिस्टेड दैट
she would like to see the sample of what would be provided to her by the क्या shopkeeper before she agreed upon such purchase. Mrs. Kanchan insisted कि एक बार सैंपल दिखा दो. शॉपकीपर को बोला एक बार सैंपल दिखा दो कि मैं देखना चाहती हूँ कि मुझे क्या बेचा जा रहा है इससे पहले कि मैं सारे गुड्स उठा के घर ले जाऊं. प्लीज सर क्या सैंपल दिखा देंगे. शॉपकीपर ने उनको बॉल में एक सैंपल दिखाया. कंचन जी ने अग्री किया. अब कैजुअली चेक किया, फॉर्मली चेक किया, बट विदाउट नोटिसिंग द फैक्ट दैट इवन दो द सैंपल वाज दैट ऑफ बासमती राइस बट इट कंटेन अ मिक्स ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट ग्रेन्स. लेंथ ऑफ राइस क्या सब वेरी कर रही थी. लॉन्ग एंड शॉर्ट ग्रेन्स, लॉन्ग शॉर्ट मिक्स थे. ऐसा कंचन जी ने ध्यान दिया नहीं और उसने हाँ बोला. जब घर ले गई 100 किलो राइस तो कुक ने ओपन किया और बोला कि अगर इस राइस से डिश प्रिपेयर किया जाएगा देन द डिश विल नॉट बी गुड. मतलब ये जो राइस है, जो ग्रेन्स का लेंथ है, डजंट मैच विद द डिश. सो इफ यू वांट अ गुड क्वालिटी डिश तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको राइस दूसरे लाने पड़ेंगे. सर अच्छा ठीक है सर. अब आगे सुनिए. नाउ मिसेस कंचन wants to file a suit of fraud against the क्या seller, alleging him of selling a क्या mix of good and cheap quality rice. Will she be successful? अब मिसेस कंचन राइस वापस करना चाहती है और अलज करना चाहती है क्या सर सेलर के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि आपने मुझे लॉन्ग एंड शॉर्ट ग्रेन्स का कॉम्बो बेच दिया है, मिक्स बेच दिया है. आपने मुझे लॉन्ग एंड शॉर्ट ग्रेन्स का मिक्स बेच दिया है. क्या वो ऐसा कर सकती है? ऐसा नहीं कर सकती बिकॉज द गुड्स हैव बीन सप्लाइड एज पर द क्या सैंपल. रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू चेक द गुड्स दिया. तो सर सब कुछ सही है और कोई पर्पस तो बताया नहीं कि मुझे डिश खीर के लिए चाहिए, उसका लेंथ इक्वल होना चाहिए या मुझे इस पर्पस के लिए डिश चाहिए. हाँ नीचे वाला क्वेश्चन देखो. What would be your answer in case Mrs. Kanchan specified her exact requirement as to length of rice? अगर length of rice का exact requirement कंचन जी बता देती तो उस केस में चाहे सैंपल होता भी तो भी फर्क नहीं पड़ता. कंचन जी बाद में कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती थी बिकॉज शी डिस्क्लोज्ड हर पर्पस एज वेल एज क्वालिटी ऑफ द राइस. और अगर उसी क्वालिटी का राइस नहीं मिलता है तो कंचन जी बाद में कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है. चलिए आइए देखते हैं उसके बाद क्या लिखा हुआ है. सर रवि सोल्ड. सर ये वो लीन वाला केस लग रहा है मुझे. रवि सोल्ड 500 बैग्स ऑफ व्हीट टू तुषार. ठीक है तो रवि टू तुषार कितना आया सर? रवि टू तुषार आया 500 बैग्स. कितना बैग्स आया सर? 500 बैग आया रवि टू तुषार और हर बैग में 50 किलो व्हीट था. ओहो 500 बैग्स आए और हर बैग में कितना व्हीट था? 50 केजीज. ठीक है अभी रवि ने 450 बैग्स रोड से भेजे एंड तुषार हिमसेल्फ टुक रिमेनिंग 50 बैग्स. तो तुषार ने 50 का तो पोजीशन पहले ही ले लिया और 450 भी कहां है? इन ट्रांजिट है, रोड ट्रांसपोर्ट से. ठीक है सर. अब सर इससे पहले कि तुषार बिफोर तुषार रिसीव्स द डिलीवरी ऑफ 450 बैग्स सेंट बाय रोड ट्रांसपोर्ट, इससे पहले कि तुषार वो बाकी बचे 450 बैग्स का डिलीवरी ले लेता, ही बिकेम क्या? बैंकरप्ट हो गया. सो रवि बीइंग स्टिल अनपेड ट्रांजिट में रोक दिया. क्या वो ऐसा कर सकता है? कर सकता है जनाब. क्यों? इफ देयर इज अ पार्ट डिलीवरी एंड देन द बायर बिकेम इंसॉल्वेंट then the lien can also be applied on remaining goods. और एक बार आपने lien लगा दिया, if the buyer became insolvent and the seller has got the possession of the goods, then the official receiver also cannot claim goods from the seller, क्योंकि seller अभी तक unpaid है और ये goods किसके माने जाएंगे? seller के ही माने जाएंगे सर. तो बिल्कुल ठीक है सर. तो right to lien remaining goods पे लगाया जा सकता है and official receiver on तुषार insolvency, तुषार का official receiver भी ये goods को claim नहीं कर सकता. Simple as that. So we are done with SOGA, Sale of Goods Act 1930 का RTP भी हमने कर लिया है. Now let's move forward to क्या सर जी? पार्टनरशिप. कितना चैप्टर हो गया? 3 हो गया ना. IRF हो गया, IRF के बाद भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, SOGA हो गया. Now let's move forward with partnership. आइए देखते हैं सर.
What do you mean by partnership for a fixed period? ओहो, क्या गिरा हुआ क्वेश्चन है सर. Partnership for a fixed period is a partnership which has been entered into for a क्या specific time period or specific project. It gets dissolved as soon as the project gets completed or the period gets over, expired. So पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड एक ऐसा पार्टनरशिप होता है जो एंटर होता है फिक्स टाइम पीरियड के लिए. किसके लिए सर? फिक्स टाइम पीरियड के लिए एंटर होता है. आइए एक दूसरा देखते हैं सर जी. दूसरा क्या है सर? व्हेन द कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड इन केस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. तो ध्यान रखना, बस लिख देना चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में. नया पार्टनर आता है, पुराना पार्टनर जाता है, तो जब भी आपका चेंज इन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होता है. तो किसी ने भी अगर फर्म के भी आप पे गारंटी दी होगी कि इन पार्टनर्स को माल देते रहना देते रहना देते रहना, नहीं पे करेंगे तो मैं पे कर दूंगा, तो अगर किसी ने कंटिन्यूइंग गारंटी दी है पार्टनर्स के भी आप पे, तो वो रिवोक हो सकती है in case of change in constitution of the partnership form, that is a new partner comes in or an existing partner goes out. ठीक है सर. What do you mean by goodwill? Section 14 के हिसाब से goodwill is the property of the firm. Its valuation gets done as per other properties. चलिए आगे देखते हैं सर. नेक्स्ट क्या है सर? P, Q and R formed a partnership agreement to operate motor buses along with specific routes for a duration of 12 years. मतलब क्या 12 साल के लिए पार्टनरशिप एंटर किया. क्या बनाएंगे सर? सर हम बनाएंगे मोटर बसेस बनाएंगे along specific routes for a duration of 12 years. ठीक है सर. अच्छा ठीक है. बोल रहा है टू ऑपरेट मोटर बसेस. बनाएंगे नहीं, चलाएंगे. हाँ सॉरी, चलाएंगे. कितने साल के लिए? 12 साल के लिए पार्टनरशिप. दैट इज अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर पार्टनरशिप. आफ्टर ऑपरेटिंग द बिजनेस फॉर 4 years, ऑब्जर्व किया गया कि लॉसेस आ रहे हैं. Despite of this, P determined to continue the business for the remaining period. Examined with reference to the Indian Partnership Act 1932, can P insist to continue the business? क्या P बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए इंसिस्ट कर सकता है? Can P insist to continue the business? If so, what options are available to Q and R? दो ऑप्शन है, आंसर चेक कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूं. पहला ऑप्शन, Q and R will request the P, and if there is a mutual consent, then they can dissolve the firm through mutual consent. And if P does not agree with Q and R, second option है, file a suit in a court of law, section 44, dissolution by the court. बहुत बढ़िया जाएगा वो. आइए दो ऑप्शन इनके देख लेते हैं. फिर भी इन्होंने क्या लिखा है, ये रहा सर. पहला वाला है म्यूचुअल कॉन्सेंट से, और दूसरा वाला है, एक सेकंड, नहीं ये तो वो है, ये वाला, ये रहा. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. म्यूचुअल अग्रीमेंट ऑप्शन अवेलेबल ये है, म्यूचुअल अग्रीमेंट, और दूसरा क्या? डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, सेक्शन 44. यही बताया मैं आपको. एक सिंपल रीडिंग लेंगे, अच्छे से हो जाएगा. और मैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए अभी आगे बढ़ रहा हूं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा सर. जहां पे मुझे लगेगा कि कुछ कॉम्प्लेक्स है, मैं अपने आप टाइम लगाऊंगा, चिंता मत कीजिए सर. देखिए, with reference to the provisions of Indian Partnership Act 1932, explain the various effects of insolvency of a partner. अभी insolvency of partners के effects है, एक बार मैं आपको रीड कराऊंगा जरूर. आ जाइए सेक्शन क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे, insolvency of a partner. आ जाइए सर. सबसे पहला, the insolvent partner cannot continue as a partner. बहुत बढ़िया और ज्ञान की बात बताई, हमें पता है, लेकिन सर insolvent partner cannot continue as a क्या? Partner. ठीक है. He will cease to be a partner from the date of adjudication as an insolvent, sir. An insolvent partner cannot be continued as a क्या? Partner. दूसरा, he will cease to be a partner from the date of adjudication as an insolvent. जिस दिन वो adjudicate हो गया क्या? Insolvent, उसी दिन उसकी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? सीज हो जाएगी. क्या हो जाएगी सर? सीज हो जाएगी. तो इंसॉल्वेंट पार्टनर कैन नॉट कंटिन्यू एज अ क्या? पार्टनर. दूसरा, ही विल बी सीज्ड टू बी अ पार्टनर फ्रॉम द वेरी डेट ऑफ एडजुडिकेशन एज एन इंसॉल्वेंट. फिर a state of insolvent partner cannot be held liable for any acts done after the adjudication of इंसॉल्वेंसी. एक बार अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ, तो उसका एस्टेट उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, ऑफिशियल अजाइनी को दे दिया जाएगा, और अब इंसॉल्वेंसी के बाद कोई भी काम किया जाएगा तो उसका एस्टेट लायबल नहीं होगा, और ना ही फर्म लायबल होगी फॉर एनी ऑफ द एक्ट डन बाय द इंसॉल्वेंट पार्टनर आफ्टर द एडजुडिकेशन एज
इंसॉल्वेंट सर। सो इंसॉल्वेंट पार्टनर नहीं रह सकता, वो उसी दिन से पार्टनरशिप उसकी खत्म हो जाएगी जिस दिन कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया। कोई पब्लिक नोटिस रिक्वायर्ड नहीं है सर। ना तो इंसॉल्वेंट पार्टनर का स्टेट लायबल होगा फर्म के एक्ट के लिए इंसॉल्वेंसी के बाद, और ना ही इंसॉल्वेंट पार्टनर के किसी भी एक्ट के लिए फर्म लायबल होगी सर। ठीक है सर। और इंसॉल्वेंसी की वजह से जनरली फर्म डिसॉल्व हो जाती है, बट इफ रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स विश टू कंटिन्यू विद द सेम, अगर बाकी के बचे हुए पार्टनर्स फर्म को चलाना चाहते हैं, then it will not be treated as dissolution of firm, it will only be treated as dissolution of partnership। सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाएगा? dissolution of partnership। पक्की बात है सर, कोई दिक्कत नहीं? चलिए गुड, आगे सुनते हैं सर। 5 पॉइंट्स बोला था लीगल इफेक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। अब आगे देखते हैं सर, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है सर क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 सर? राम एंड श्याम आर क्या? partners in a partnership firm styled as RS and company। गोपाल एक रियोन्ड बिजनेसमैन था, उनका कॉमन फ्रेंड था, किसका? राम एंड श्याम का। राम इंट्रोड्यूस्ड गोपाल टू सुंदर। अभी राम और श्याम पार्टनर हैं, राम ने गोपाल को मिलाया किससे? सुंदर से। अ सप्लायर ऑफ द फर्म एज हिज न्यूली ज्वाइंड पार्टनर। तो राम ने गोपाल के बारे में बोला सुंदर को कि सुंदर जी, गोपाल हमारा क्या है? नया पार्टनर है। गोपाल जी हमारे नए पार्टनर है। गोपाल नोइंग दैट ही इज नॉट अ पार्टनर प्रेफर टू कीप क्वाइट ऑन सच एन इंट्रोडक्शन। गोपाल को बहुत अच्छा लगा, जबकि गोपाल को पता था कि वो पार्टनर नहीं है, तब भी वो क्या रहा? चुप रहा। ठीक है सर। दिस इंफॉर्मेशन अबाउट गोपाल बीइंग अ पार्टनर ऑफ द फर्म वाज शेयर्ड बाय द क्या? सुंदर विद अनदर बिजनेसमैन माधव। मतलब क्या है सर? सर सुंदर ने ये डिटेल किससे शेयर की? माधव से शेयर की सर। बिल्कुल ठीक है सर जी। आई एंड माधव लेंट 5 lakhs to the firm for a short period on understanding that Gopal is a partner of the firm। अच्छा, राम ने गोपाल के बारे में किसको बताया था? सुंदर को। और सुंदर ने किसको बताया? माधव को। On the due dates, the firm failed to discharge its liability towards क्या? Both। Advise Gopal whether he is liable to Sundar and Madhav for the aforesaid liability of the firm। बिल्कुल लायबल होगा सर। दिस इज अ पार्टनर बाय एस्टॉपल केस। पार्टनर बाय एस्टॉपल केस लग जाएगा और वो दोनों को लायबल रहेगा। सेक्शन लगेगा हमारे पास 28। क्या बोल रहा है सर? एनी पर्सन who by his words either written or spoken or by his conduct represents or allows the other person to represent him as a partner, so then he will be treated as partner by estoppel and later on he cannot deny such fact। later on वो इस fact को deny नहीं कर सकता और वो क्या कहलाएगा? partner by estoppel कहलाएगा। और एक खास बात और है ना सर, he will be held liable to any person to whom such representation has been reached irrespective of the fact whether the person making the representation has knowledge or not where the representation has reached। सर जी, इस रिप्रेजेंटेशन जो दूर दूर तक फैल चुकी है, आपने फैलाई कि नहीं फैलाई, किसी और ने फैलाई, लेकिन आपने किसी को तो बोला ना, और वो किसी और ने किसको बोला? जहां जहां तक ये रिप्रेजेंटेशन पहुंच जाएगा और इस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे जो जो बंदा अगर फॉर्म को क्रेडिट देता रहेगा, then he will make the partner by estoppel liable। So we can say that this Gopal will be held liable to both Sundar as well as Madhav। ये देखिए सर, लेकिन अब पहले मेरी एक बात और सुनिएगा। इसके अंदर एक छोटा सा और एक्सेप्शन है, बहुत ध्यान से ये देखिए सर। ठीक है। However, Gopal is not liable to Madhav for the liabilities incurred by the firm। Information of Gopal being a partner to the firm was shared by the Sundar, which is not falling within the ambit of doctrine of क्या? Holding out। Hence, Gopal is liable to Sundar and not to the क्या? Madhav for the liability of the क्या? Firm। अच्छा, इसको एक बार चेक करते हैं सर। इन्होंने ICAI ने जो आंसर दिया हुआ है, you should follow this। आप इसी को फॉलो कीजिए, इसी को फॉलो कीजिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा सर। जनरल प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट क्या बोलता है? जनरल प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट सेज द पार्टनर विल बी हेल्ड लायबल टू एनीवन टू हुम सच रिप्रेजेंटेशन रीचेस। बट इसका एम्बेड पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने लिमिटेड कर दिया। क्या लिमिटेड कर दिया ICAI ने? सो प्लीज ध्यान रखना, दिस इज अ क्रूशियल मूव सर।
क्रूशियल चेंज, और ये रिटेन कर लो। क्या रिटेन कर लो सर? कि जिसको हम डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन देंगे उसी को ही बस पार्टनर लायबल होगा सर। इनडायरेक्टली जिसको रिप्रेजेंटेशन पहुंचा है उसको पार्टनर बाय एस्टॉपल लायबल नहीं होगा। सो दे आर रिस्ट्रिक्टिंग द एम्बिट ऑफ क्या? होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट के एम्बिट को क्या कर रहे हैं सर? रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। सो प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट आप यही फॉलो कीजिएगा बिकॉज दिस इज गिवन बाय सजेस्टेड आंसर्स आईसीएआर। पक्का? सो कंफ्यूजन मत रखना। अगर किसी और आंसर में ऑनलाइन में ये भी दिया हुआ है कि सर वो दोनों को लायबल होगा, फॉलो मत कीजिएगा क्योंकि ऐसे आंसर्स मिल जाएंगे आपको जहां पे लिखा होगा कि वो दोनों को लायबल है, लेकिन प्लीज सर फॉलो दिस ओनली, राइट सर, बिकॉज दिस इज सजेस्टेड आंसर गिवन बाय आईसीआई, पेपर यहीं से चेक होगा, राइट सर। चलिए ठीक है, डन। आगे देखते हैं, एक बार गौर कीजिएगा सर। नेक्स्ट क्या बोलता है सर? अगला बोलता है हमारे पास क्वेश्चन इज आई। खत्म हो गया सर। सो वी आर डन विद पार्टनरशिप ऑल्सो। तो हमने खत्म किया क्या? आईआरएफ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा एंड पार्टनरशिप। इसके बाद हमारे पास क्या है सर? एलएलपी है। आइए देखेंगे सर। LLP is a new form of business entity with limited liability. It's an alternative corporate business vehicle that not only gives the benefit of क्या? Limited liability at low compliance cost, but it provides the flexibility to the partners to maintain their internal structure as per their agreement. ये सब कुछ है। Keeping of the view इन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करो। सिंपल है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, म्यूचुअल एजेंसी। सर ये अच्छा है बिकॉज एलएलपी के केस में कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती। दैट इज देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी अमंग्स द पार्टनर्स। पार्टनर्स आर ओनली द एजेंट्स ऑफ क्या? एलएलपी। सिर्फ पार्टनर्स किसके एजेंट होते हैं सर? एलएलपी के एजेंट होते हैं। दे आर नॉट द पार्टनर्स ऑफ ईच अदर। देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी अमंग्स द क्या? पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है। पार्टनर्स आर ओनली ट्रीटेड एज द एजेंट्स ऑफ द क्या? एलएलपी। फॉरेन एलएलपीज कौन होते हैं सर? फॉरेन एलएलपीज वो एलएलपीज होते हैं व्हिच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया either physically or electronically. Artificial legal person is a person who is not created as per the natural process but gets created as per law. चलिए दोस्तों, ठीक है सर, सुनते हैं आगे, गौर कीजिएगा सर। एक ही क्वेश्चन था एलएलपी का। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा है सर, देखते। BC प्राइवेट लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी KL प्राइवेट लिमिटेड आर होल्डिंग। एक कंपनी है क्या? आइए लिख के चलते हैं सर। सर एक कंपनी है BC और दूसरी कंपनी है KL, और इन्होंने क्या किया हुआ है? 90,000 शेयर्स एंड 70,000 शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। किसके? PQ के। तो PQ के अंदर इन्होंने 90,000 और 70,000 शेयर होल्ड कर रखे हैं। किसने? BC और उसकी सब्सिडरी KL ने। और आपको पता है शेयर्स हेल्ड बाय सब्सिडरी कंपनीज आर डीम्ड टू बी एक्वायर्ड बाय क्या? होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी जो शेयर होल्ड करती है वो किसके माने जाते हैं? होल्डिंग कंपनी के माने जाते हैं, ठीक है। द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ PQ प्राइवेट लिमिटेड इज 30 लाख, जिसमें टोटल कितने शेयर्स हैं? 3 लाख शेयर हैं एट द रेट 10 ईच। एट द रेट क्या? 10 ईच। 3 लाख शेयर है। कितने का एक है भाई? 10 रुपए का एक है। तो 30 लाख के शेयर हो गए फुल्ली पेड, ठीक है सर। अभी टोटल शेयर है 3 लाख और उसमें से कितने शेयर इन दोनों ने एक्वायर कर लिए? 1,60,000, जो कि 50% से ज्यादा है। एनालाइज विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट वेदर PQ प्राइवेट लिमिटेड is a subsidiary of BC. Yes. What would be your answer if KL Private Limited is holding 1,60,000 shares in PQ and no shares are being held by BC? तो भी आंसर remains the same क्योंकि KL के सारे शेयर्स किसके होंगे? BC के ही होंगे। So subsidiary। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? पहले सब्सिडरी कंपनी को डिफाइन कर देना 2 क्लॉज 87 में, और सब्सिडरी कंपनी लिखने के बाद कंक्लूजन लिख देना 1 and 2। तो 2 क्लॉज 87 में सब्सिडरी कंपनी को डिफाइन कर दिया, कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2। सर दोनों में क्या होगा? सब्सिडरी होगा। दोनों में ही BC इज द होल्डिंग ऑफ क्या? PQ। सिंपल है सर, बिकॉज द शेयर्स हेल्ड बाय सब्सिडरी कंपनीज आर डीम्ड टू बी एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनीज। सर चलिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है सर? नरेंद्र मोटर्स लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड
नरेंद्र मोटर्स लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन पता है ना, 2 क्लॉज 45 होता है। और गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है इन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ holds not less than 51% of the total paid up share capital, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों मिला के कम से कम 51% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल एक्वायर करते हैं सर। शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड हैव शेयर कैपिटल ऑफ 10 crores इन द फॉर्म ऑफ 10 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है सर, 10 लाख शेयर है किसके? शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के। नरेंद्र मोटर्स इज होल्डिंग कितना? 5,05,000 शेयर्स। 5,05,000 शेयर्स। ठीक है सर, 5,05,000 शेयर्स कितने चाहिए? कम से कम 51% चाहिए। कैलकुलेट करेंगे कि ये 51% बनते हैं कि नहीं बनते। तो शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड उसने गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस क्लेम किया, बताओ गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं। लेकिन सर अगर गवर्नमेंट कंपनी एक्वायर करती है किसको? गवर्नमेंट कंपनी किसी और कंपनी को एक्वायर करती है, दो तरीके होते हैं सर। अगर सरकार एक्वायर करेगी तो 51% चाहिए होता है, और अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन गई तो वो दूसरी कंपनी को जब अपनी सब्सिडरी बनाती है तो कितना चाहिए होता है? मोर देन 50% चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है? मोर देन 50%। तो इस केस में क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी एक्वायर कर रही है सो 50% से ज्यादा चाहिए होगा, और 50% से ज्यादा है सो दिस इज अ सब्सिडरी कंपनी, और ये बन जाएगी गवर्नमेंट कंपनी सर। शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड नाउ विल बी अ क्या? गवर्नमेंट कंपनी। बीइंग सब्सिडरी विल बी कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट कंपनी। सिंपल इज दैट सर। करेक्ट है सर। चलिए आगे देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है सर। और भी कंपनी लॉ का क्वेश्चन है क्या? देख लेते हैं सर। आ जाइए सर। XYZ is a company incorporated in the Companies Act 2013. वेरी वेल डन क्वेश्चन है सर। इसके लिए मैं आपको एक बार गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन बताना चाहूंगा, गौर कीजिएगा सर। देखिए गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, पिछला क्वेश्चन भी और बेटर समझ में आ जाएगा आपको। गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन है 2 clause 45। और गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है सर? गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी in which either CG or one or more SG or both acquires at least 51% of टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। अगर सरकार एक्वायर करने पे आएगी कंपनी में तो 51% चाहिए होगा। जिस भी कंपनी में 51% एक्वायर कर लेंगे वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। अब अगर वो गवर्नमेंट कंपनी जिसको सरकार ने डायरेक्टली एक्वायर किया था वो किसी और कंपनी को अपनी सब्सिडरी बनाती है, देन द सब्सिडरी कंपनी ऑफ दैट गवर्नमेंट कंपनी विल आल्सो बी ट्रीटेड एज गवर्नमेंट कंपनी। तो लास्ट लाइन क्या लिखा है? एंड इंक्लूड्स द subsidiary, includes the क्या? Subsidiary of a government company and includes the subsidiary of a क्या? Government company। तो ऊपर वाले केस में 51% चाहिए होगा, नीचे वाले केस में कितना चाहिए होगा? मोर देन 50%। मोर देन क्या? 50%। समझो, या तो एक ये वाला पूरा क्राइटेरिया कंप्लाई होना चाहिए 1 वाला, या फिर 2 वाला। या तो 1 वाला क्राइटेरिया कंप्लाई होना चाहिए या फिर 2 वाला। या तो सरकार डायरेक्टली एक्वायर करे और 51% एक्वायर करे, और या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी उसको खरीदे और कितना खरीदे? 50% से ज्यादा। तो दोनों में से एक क्राइटेरिया तो कंप्लाई होना ही चाहिए, और अगर दोनों में से एक भी क्राइटेरिया कंप्लाई नहीं होता है तो ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी सर। मान लीजिए यहाँ 30% सरकार एक्वायर कर लेती है और यहाँ पे 25% कौन एक्वायर कर लेता है? कोई गवर्नमेंट कंपनी एक्वायर कर लेती है। तो ना तो पहला पूरा हुआ ना ही दूसरा, दोनों में से एक क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ तो दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट कंपनी। आइए सुनते हैं सर। XYZ company incorporated in the Companies Act 2013, the paid up share capital of the company is held by others as on 31st March 2024 in as under क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना एक्वायर किया? XYZ में 20%। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक पब्लिक कंपनी है, उसने कितना एक्वायर किया? 8%। तो अगर गवर्नमेंट एक्वायर करेगी तो 51 चाहिए, गवर्नमेंट की कंपनी एक्वायर करेगी तो 50% से ज्यादा चाहिए। ठीक है सर, डेफिनेशन के मुताबिक, और बिल्कुल ऐसा ही करना है आपने। आगे सुनिए, अब देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट। सुनिए, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु
सर बताओ, सीजी ने कितना एक्वायर किया था 20%, तमिलनाडु ने कितना एक्वायर किया 10%, कंबाइंडली 51 हो जाए तो बन जाए बात। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान टोटल मिला के 40 हो चुका है सर। एबीसी लिमिटेड सर वो 8% था और ये 15, टोटल 23%, तो 23% ये और 40% ये, दोनों में से एक भी क्राइटेरिया कंप्लाई नहीं हुआ, सो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ क्या, गवर्नमेंट कंपनी सर। तो ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी सर, बिकॉज दोनों में से एक भी क्राइटेरिया कंप्लाई नहीं हुआ। तो ये लिखा है 40% ये हो गया, 23% ये हो गया सर। तो जब 51% काउंट करेंगे तो ये वाला काउंट नहीं होगा, सो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट कंपनी। तो लिखते हैं, तो डज नॉट क्वालिफाई टू बी अ गवर्नमेंट कंपनी बिकॉज इट डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द क्राइटेरिया, दोनों में से एक भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हुआ है, इसीलिए कंपनी विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट कंपनी। वेल डन दोस्तों। आइए लास्ट चैप्टर रह गया मुझे लगता है बस, नेगोशिएबल। क्या लिखा है सर देखते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, मिस्टर वाई इशूड अ क्या, चेक फॉर ₹10,000 टू मिस्टर जेड। मिस्टर वाई ने एक चेक इशू किया, मिस्टर जेड को दिया, which was dishonored by the bank because Y did not have enough funds। अभी भैया enough funds नहीं है तो क्या सेक्शन लगा दोगे सर? सर सेक्शन लगा दोगे 138 लगा दोगे डिसऑनर ऑफ चेक में, और वहां पे पता चलेगा सर कि चेक जो होना चाहिए ना वो लीगली डिस्चार्ज ऑफ डेट्स के लिए होना चाहिए। जो चेक आपने इशू किया है वो अगेंस्ट कंसिडरेशन इशू होना चाहिए, तो सामने वाला आपके ऊपर केस कर सकता है और केस करके आपके ऊपर 2 साल सजा दिलवा सकता है, डबल द अमाउंट ऑफ चेक लगवा सकता है। लेकिन अगर ये चेक डोनेशन में था सर, लीगली ड्यू डेट के लिए नहीं था, तो आपके ऊपर केस नहीं हो सकता और 138 नहीं लगेगा। तो डिसऑनर ऑफ चेक के केस में 138 पूरा आपको रिवाइज करना पड़ेगा सर, जिसमें लिखा है डिसऑनर ऑफ चेक इज एन ऑफेंस डन बाय द ड्रॉअर ऑफ द चेक and he will be liable to be prosecuted for imprisonment up to 2 years or double the amount of check or both। लेकिन उसके लिए चेक एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कि डिसऑनर जब भी हुआ 30 दिन में नोटिस देगा, पे किसको, ड्रॉअर को। अगर 15 दिन में वो पैसा दे देता तो ठीक है, नहीं देता तो 1 महीने में केस कर दो। अगर 1 महीने में केस कर दिया तो ये पनिशमेंट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो 138 सीधा सीधा लग जाएगा। लेकिन अगर लीगली ड्यू डेट के लिए नहीं था, डोनेशन के लिए था, तो सूट फाइल नहीं हो सकता। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आरटीपी का। आरटीपी विल कम टू एन एंड। सेकेंड हाफ हमने थोड़ा पेस से किया टाइम बचाने के लिए सर, ध्यान दीजिए। रिलायबल लिमिटेड एन इंडियन कंपनी इज अ ग्लोबल लीडर इन पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है सर। फॉर द पेमेंट ऑफ द सेल प्राइस ऑफ मशीनरी इंपोर्टेड फ्रॉम, रिलायबल लिमिटेड ने एलेक्स मैन्युफैक्चरिंग से मशीनरी इंपोर्ट की यूएसए बेस्ड कंपनी से। The Indian company drew a bill of exchange on क्या, Manish, a resident of Mumbai, who accepted the bill at क्या, Mumbai, payable to exporter in Los Angeles, USA। Sir, ध्यान से, the Indian company ने ड्रू किया तो इंडिया में किया होगा, एक्सेप्ट भी कहां पे हुआ, इंडिया में हुआ, और पेबल कहां पे है, फॉरेन में पेबल है सर। तो दिस इज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट सर, क्योंकि इनलैंड इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली क्या होता है कि 3 में से कौन कौन सी कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए सर, मैं बता देता हूं आपको एक बार ध्यान से सर। ड्रॉन एट, ड्रॉन अपॉन एंड पेबल एट। ड्रॉ कहां पे हुआ, किसके ऊपर ड्रॉ हुआ, और पेबल कहां पे है। पहला कंडीशन इंडिया के फेवर में होना चाहिए हमेशा कि ड्रॉ कहां पे हुआ, इंडिया में, और बाकी 2 में से कोई एक कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए इंडिया के फेवर में। अगर ये क्राइटेरिया सैटिस्फाई होता है देन द बिल विल बी ट्रीटेड एज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। इंडियन कंपनी ने इशू किया बिल, यहां पे अगर बिल इशू किया इंडियन कंपनी ने, ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन मनीष, तो सर इंडिया में इशू किया होगा, और इंडिया में जब इशू किया तो मनीष भी रेजिडेंट कहां का है, इंडिया का है, तो 2 कंडीशंस इंडिया में आ गई, पहली और बाकी 2 में से एक। सो दिस इज एन इनलैंड बिल। आ जाइए सर, इज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सो वी वर हैविंग अ बिट ऑफ कंफ्यूजन, एक छोटा सा टॉपिक लेकिन वो भी कंफ्यूजन नहीं है। माइंड इट सर, होल्डिंग आउट का जो स्कोप है इज अ ब्रॉडर वन। पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से आईसीआई ने एक प्रिजम्पशन लिया हुआ है, वो प्रिजम्पशन के हिसाब से ही चलना। आपको वैसा भी 2 आंसर मिल जाएगा, लेकिन डोंट फॉलो दैट, सजेस्टेड आंसर के हिसाब से जाइए। मैं भी अपना ईगो को साइड करके बोल रहा हूं, ठीक है, आप आईसीआई के हिसाब से जाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, दैट्स ऑल वी आर हैविंग इन दिस आरटीपी सेशन। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।